देखिए, इसमें अगर भारत के शासकों की जिम्मेदारी बनती है कि अगर भारत के कुछ लोग भी वर्तमान जो चुनाव प्रक्रिया उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो सरकार को चाहिए कि पब्लिक का ओपिनियन ले, और ओपिनियन लेकर के उसमें अगर ईवीएम को लेकर के क्वेश्चन है और ईवीएम में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है, तो सरकार को इसमें जिदबंदी नहीं करनी चाहिए। सरकार को जन भावना, भारत के लोगों की भावना का आदर करते बैलेट पेपर से चुनाव कराने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर ईवीएम के भरोसे ही चुनाव जीतने का मतलब अगर कहीं कोई एजेंडा है, तो भाई इसमें तो ये देश के लिए भी बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही घातक है। और अगर ये ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं सरकार से कहूंगा कि उनको ईवीएम का परित्याग कर देना चाहिए और उनको बैलेट पेपर से चुनाव करा करके भारत के लोगों को एक संदेश देने की कोशिश करनी चाहिए। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ। मेरे साथ केपी चौधरी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। तमाम मुद्दों की समझ रखते हैं, चाहे वो देशवासियों की बात करनी हो, दलित आदिवासियों की बात करनी हो, उन तमाम मुद्दों पे मुखर होकर बातचीत करते हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से कहा जा रहा है, राम मंदिर की बात कही जा रही है, प्राण प्रतिष्ठा की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बिल्किस बानो के जो 11 अपराधी थे, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नकेल कसी है। आपको क्या लगता है सर कि जो अपराधी हैं कभी छोड़े जाते हैं, तो कभी जब सुप्रीम कोर्ट का हंटर चलता है तब जाके उनके ऊपर कार्रवाई होती है? आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अपराधी अपराध करते हैं, तो क्या उन्हें फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए? निश्चित रूप से जितना जघन्य अपराध उन लोगों ने किया है और उनको बचाने के लिए जो सरकार काम करती है, जो व्यक्ति काम करते हैं, वो भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। और भारत के अंदर मैं तो उन्हें ये कहूंगा कि उन्हें ये महसूस करना चाहिए कि जिन बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, चाहे उसमें बिल्किस बानो चाहे कोई भी बेटी क्यों ना हो, अगर वो बेटी उनकी अपनी हो, तो क्या तब भी उनका दृष्टिकोण यही रहेगा? राजनीतिक लाभ लेने के लिए जिस तरीके से संविधान की धज्जियां इस देश में मतलब उखेड़ी जा रही हैं, बिखेरी जा रही हैं, जिस तरीके से उनका दुरुपयोग अपने तरीके से लोग कर रहे हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये कहना है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सब लोगों को इसमें बराबरी का अधिकार है। बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बना करके सबके हकों के हितों को उसमें समाहित किया है। हम सबको भारत के अगर चहुमुखी विकास की हम बात करें या भारत को आगे ले जाने की बात करें, हम सबका दायित्व बनता है कि हम संविधान के प्रावधानों का पालन करते हुए एक अनुशासित नागरिक होते हुए सभी बहन बेटियों का सम्मान करें, भारत के संविधान का हम आदर करते हुए अपना आचरण सुनिश्चित करें और किसी भी गलत चीज को अंजाम देने से पहले 20 बार हम सोचें कि हमारा कोई कदम ये हमारे भारत के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश की सरकार के लिए, हमारे देश की सहिष्णुता के लिए कहीं घातक तो न सिद्ध हो जाए। लेकिन सर, जब खबरें आती हैं, सरकार बयानबाजी करती है कि गुंडों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, बुलडोजर चलेगा, लेकिन जब आरोपी जो है सवर्ण कास्ट के होते हैं या सवर्ण होते हैं, तो उनकी सुनवाई नहीं होती, उनको रिहा कर दिया जाता है। और वहीं दलित आदिवासी मुसलमान होता है तो जल्द से जल्द बुलडोजर चल जाता है। देखिए, इस देश का दुर्भाग्य यही है, इस देश का दुर्भाग्य यही है जिसकी चर्चा बार बार इस देश में हो रही है और होनी चाहिए। और इस पर कुछ मैं कहूंगा कि इसमें कुछ समाधान भी होना चाहिए। इस देश में जो भी फैसले लिए जाते हैं वो जातिगत आधार पर तय होते हैं। चाहे किसी अपराधी को सजा देने का मामला हो, चाहे किसी मतलब ये समझो कि हर निर्णय, मैं कहूंगा हर निर्णय जातिगत भावना से आधार पर इस देश में तय किया जाता है। मकान 20 बार सवाल आया कि अगर माइनॉरिटी के आदमी ने कोई अपराध किया तो उसके मकान को तोड़ने में बड़ी त्वरित कार्रवाई होती है। मैंने देखा कि एक सांसद की लोकसभा की सदस्यता खत्म हुई, जितनी त्वरित कार्रवाई इस सरकार ने उस आदमी की लोकसभा की सदस्यता को खत्म करने में की, उसके बाद में फिर राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एक चिट्ठी लिखी विधानसभा अध्यक्ष को उत्तर प्रदेश में कि एक विधायक जो खतौली से विधायक था उसको भी सजा दी गई है कोर्ट के द्वारा, उसके बाद भी उसकी सदस्यता विधानसभा की खत्म नहीं की गई। उसके बाद में उस पर संज्ञान लिया गया और संज्ञान लेने के बाद में तब जाकर के वो सैनी साहब जो एमएलए थे खतौली के, उनकी सदस्यता को समाप्त किया गया। उसके बाद वहां चुनाव हुआ, चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल का जो प्रत्याशी था मदन भैया, वो वहां विजय हुआ। तो जो बात आप कह रहे हैं कि जो पक्षपात पूर्ण जो सरकार, देखिए सरकार का मतलब राजा, राजा का हृदय बहुत बड़ा होना चाहिए। उसकी भारत का एक एक नागरिक राजा की प्रजा है,
और प्रजा का ओवरऑल विकास करना राजा की जिम्मेदारी में आता है। लेकिन जब फैसले जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर तय होने लगे, तो मुझे लगता है कि उस देश का भविष्य निश्चित रूप से मेरी सोच के हिसाब से अंधकार में जाएगा। मौजूदा सरकार को कैसे देखते हैं आप? क्या जातिगत जो फैसला लिया जा रहा है या फिर निष्पक्ष फैसला लिया जा रहा है? देखिए, अभी आपने खुद ही कहा कि मुसलमानों के घर तोड़ने में त्वरित कार्रवाई, राहुल गांधी की सत्ता खत्म करने में त्वरित कार्रवाई। अभी आपने खुद ये बात आया और देश ने देखा। और जो दूसरे सांसद हैं उनके बारे में, या दूसरे जो लोग जिनकी सदस्यता समाप्त हुई उनके बारे में कोई निर्णय ना लेना, महीने तक उसको पड़े रहने देना, तो ये दोहरा मापदंड तो पूरे देश के सामने है। लेकिन सर, हाँ, यही पार्टी महिला सम्मान की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लेके आती है, भाजपा ही लेके नारे आती है, और इन्हीं के शासन में इस तरह की घटनाएं होती हैं, बीएचयू जैसी। देखिए, बीएचयू की घटना हो चाहे वो आपके मेरठ की घटना हो, बीएचयू में जिस तरीके से उस बेटी के साथ में सामूहिक बलात्कार हुआ और जो 3 अपराधी उसमें नामजद उस बेटी ने देख करके बताए, और उसके बाद उनको जब मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी देकर के वहां से हटा दिया गया, उसके बाद में जब आंदोलन, विद्यार्थी आंदोलन इतना तेज हुआ बनारस विश्वविद्यालय का, उसके दबाव में आकर के फिर निर्णय हुआ कि उनको बुला करके अरेस्ट किया जाए। तो ये तो स्पष्ट रूप से देखिए, भारत तो देख ही रहा है, भारत का हर आदमी जो चिंतनशील है वो आदमी देख रहा है। उनको तुरंत जब उस लड़की ने पहचान लिया तभी अरेस्ट किया जाना चाहिए था, लेकिन उनको अरेस्ट उस समय नहीं किया गया और चुनाव प्रचार में मध्य प्रदेश में लोग काम करते रहे। लेकिन अगर उन विद्यार्थियों का इतना बड़ा आंदोलन ना होता तो मेरा मानना है कि वो कभी पकड़े नहीं जाते, ऐसा मेरा मानना है। अभी मेरठ के अंदर जो 2 पार्षद पिटे हैं, दोनों अनुसूचित जाति समाज से हैं, एक समाजवादी पार्टी से आता है, एक भी बहुजन समाज पार्टी से आता है। दोनों क्योंकि ऐसी है इसलिए उनकी पिटाई हो रही है। पीटने वाले कौन है? जो बीजेपी के पार्षद हैं या बीजेपी के उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर हैं, वो पीट रहे हैं। तो मतलब कहने का, और पिछले दिनों जो इंदु शेखर नाम का एक राजमिस्त्री अपने पैसे लेने जाता है, वो भी सामान्य जाति का व्यक्ति है, वो बजाय पैसे देने के उसको पहले उसको मतलब चरपाई बांध देता है, उसके बाद उसके पैर में कील ठोकता है, उसके बाद उसको गोली मारता है, उसके बाद मार करके उसको पेट पे टांग देता है और फिर पुलिस को फोन करता है कि मैंने इसको मार दिया, आकर के उठा लीजिएगा, ले जाइएगा। तो ये कानून व्यवस्था की इससे बड़ी धज्जियां और क्या, मतलब क्या कह सकते हैं? कौन कहता है कि कानून व्यवस्था? मैं तो कह रहा हूं कि जिस तरीके का वातावरण बन रहा है, चाहे बीएचयू की बेटी के साथ हुआ हो, चाहे आपके मेरठ के पार्षदों के साथ हुआ हो, चाहे वो इंदु शेखर के साथ हुआ हो, ये तो उत्तर प्रदेश की घटना है सारी की सारी। इनके होते हुए अगर कोई क्लेम करे कि कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, तो मुझे लगता है कि ये मुझे तो लगता है कि न्याय संगत बात नहीं है। इसमें सरकार को समीक्षा करनी चाहिए और अपनी कार्यशैली में सुधार करते हुए उत्तर प्रदेश और भारत के प्रत्येक नागरिक को एक सुरक्षा का वातावरण मुहैया कराना चाहिए। 2024 का चुनाव है, जिस तरह से लोकसभा चुनाव है और राम मंदिर की बात कही जा रही है, तो क्या राम मंदिर मुद्दा भारी पड़ेगा या महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, ये सब मुद्दे होंगे 24 चुनाव में? ये तो राजनीतिक पार्टी अपने अपने तरीके से अपनी विजयश्री हासिल करने के लिए अपने अपने हथियार के रूप में अपने मुद्दों को तैयार करती है। अब भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा क्या होगा चुनाव के अंदर, जैसा अभी आपने कहा कि राम मंदिर उनका एक प्रमुख मुद्दा होगा, तो मैं यहाँ पेरियार जी की एक कोटेशन को कोट करूंगा कि जब राजनीति में धर्म आ जाए और राजनेता जब धर्म का प्रयोग करना शुरू कर दें तो उस राष्ट्र का विनाश निश्चित है। समझ बात आप? तो यहाँ अगर स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी को जीतने के लिए राम मंदिर का सहारा लेना पड़ रहा है, इसका मतलब जो भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किए हैं 5 साल में, उन कार्यों के आधार पर वो अपने आप को मजबूत नहीं पा रहे। अगर ऐसा होता है कि वो राम मंदिर को आधार बना करके चुनाव में जाते हैं तो ये राष्ट्र के हक में नहीं है, देश के हक में नहीं है। मैं चाहूंगा कि सरकार ने जो भी 5 साल में कार्य किए हैं उन कार्यों को अपना आधार बनाए और उसके आधार पर वो अपना चुनाव का एजेंडा तैयार करे और उस काम के आधार पर अपने भारत के लोगों से वोट मांग करके लोकसभा में आगे आने की तैयारी करे। तो मुझे लगता है कि राष्ट्र के हित में एक ये बहुत ही मतलब कहूंगा कि ये लाभदायक कदम होगा। इन तमाम घटनाओं को देखते हुए आप बहुजन समाज को क्या मैसेज देंगे? बहुजन समाज को मैं कहूंगा कि आपकी जो बर्बादी है वो आपके बिखराव में है। जो आपकी आबादी है, आप अगर आबाद होना चाहते हैं, आप आजाद होना चाहते हैं, आप सम्मान से जीना चाहते हैं, स्वाभिमान से जीना चाहते हैं, आप अपनी बहू बेटियों की इज्जत को रखाना चाहते हैं, तो मैं सभी बहुजन समाज के लोगों से कहूंगा कि सब चीजों को छोड़ दें, धर्म से ऊपर आए, जाति से ऊपर आए, उपजाति से ऊपर आए, संगठनों की परिधि से ऊपर आए, राजनीतिक परिधि से ऊपर आए। सब लोगों को, सब चीजों को छोड़ करके समाज को सर्वोपरि माने, बाबा साहब को अपना नेता स्वीकार करें, भारत के संविधान को आप जो
होना सर्वोपरि मानते हुए एकजुट होकर के, इकट्ठे होकर के अपने हकों की आवाज अगर उठाएंगे तो आने वाले दिनों में हम अपनी कौम के लिए एक नया सवेरा की कल्पना कर सकते हैं। और अगर इसी तरह बिखराव चलता रहा, हम लोग जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, हम लोग जो है राजनीतिक आधार पर या उपजाति के आधार पर बट करके अलग अलग रहे तो इस समाज का विनाश आने वाले समय में बिल्कुल निश्चित है। एक मुद्दा और बड़े जोरों शोरों से चल रहा है देश में, ईवीएम का मुद्दा। क्या आपको लगता है ईवीएम हैक हो सकता है या ईवीएम से हेराफेरी होती है? देखिए, इसमें अगर भारत के शासकों की जिम्मेदारी बनती है कि अगर भारत के कुछ लोग भी वर्तमान जो चुनाव प्रक्रिया उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो सरकार को चाहिए कि पब्लिक का ओपिनियन ले और ओपिनियन लेकर के उसमें अगर ईवीएम को लेकर के क्वेश्चन है और ईवीएम में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है तो सरकार को इसमें जिदबंदी नहीं करनी चाहिए। सरकार को जन भावना, भारत के लोगों की भावना का आदर करते बैलेट पेपर से चुनाव कराने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर ईवीएम के भरोसे ही चुनाव जीतने का मतलब अगर कहीं कोई एजेंडा है तो भाई इसमें तो ये देश के लिए भी बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही घातक है। और अगर ये ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है तो मैं सरकार से कहूंगा कि उनको ईवीएम का परित्याग कर देना चाहिए और उनको बैलेट पेपर से चुनाव करा करके भारत के लोगों को एक संदेश देने की कोशिश करनी चाहिए। सत्ता जब से चल रही है, भाजपा कांग्रेस की बात कही जा रही है, तो क्या अब 2024 में क्या आपको नहीं लगता है कि दलित पीएम बनना चाहिए? ठीक है, मैं तो हमेशा कहता हूं भारत के 3 राष्ट्रपति दलित समाज से बने। पहले के नारायण साहब अनुसूचित जाति समाज से थे, दूसरे अभी हमारे रामनाथ कोविंद जी भी एससी समाज से थे, अभी मैडम द्रौपदी मुर्मू एसटी समाज से हैं। तो 3 राष्ट्रपति यानी कि देश के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं उस पद पर 3 एससी एसटी समाज के आदमियों को अभी पिछले दिनों मौका मिला काम करने का। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि अमेरिका में ब्लैक्स में ओबामा साहब अमेरिका के राष्ट्रपति बने जो ब्लैक्स थे, जिनको बी ग्रेड का नागरिक माना जाता था। लेकिन वहां पर जो है, वहां जो प्रणाली है अमेरिका में वो राष्ट्रपति हेडेड है। भारत में जो प्रणाली, शासन प्रणाली है वो प्रधानमंत्री हेडेड है। लेकिन अभी तक भी भारत के प्रधानमंत्री के पद पर कोई दलित समाज का बेटा या बेटी को काम करने का अवसर नहीं मिला है। इसमें माइनॉरिटी के भी सरदार मनमोहन सिंह जी भी रहे, गुजराल साहब भी रहे, देवगौड़ा साहब ओबीसी समाज से रहे, ठाकुर समाज से विश्वनाथ प्रताप सिंह चंद्रशेखर साहब रहे, ब्राह्मण समाज से पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी रहे, तो नरसिंह राव साहब रहे। हर जाति के व्यक्ति को, चौधरी चरण सिंह जाट समाज से रहे। लेकिन अभी तक भी किसी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के आदमी को देश के शासन अध्यक्ष अर्थात प्रधानमंत्री के पद पर काम करने का अवसर नहीं मिला है। मैं आज आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये पुरजोर मांग करूंगा, क्योंकि ओबीसी समाज से मोदी साहब भी आते हैं, देवगौड़ा साहब भी ओबीसी समाज से आते थे, तो ओबीसी समाज के भी काफी लोगों को मौका मिला काम करने का प्रधानमंत्री के पद पर। इस बार का नंबर एससी एसटी समाज के लिए होना चाहिए और सभी दलों को एकजुट होकर, इकट्ठे होकर के बड़ा दिल दिखाते हुए भारत के शासन अध्यक्ष अर्थात प्रधानमंत्री के पद पर किसी अनुसूचित जाति जनजाति समाज को देश की सेवा करने का अवसर देना चाहिए। लेकिन सर, भाजपा जो बनाती है, राष्ट्रपति बनाती है, चाहे वो रामनाथ कोविंद हो या द्रौपदी मुर्मू हो, इनके ऊपर बड़ा आरोप लगता है कि ये समाज की बात नहीं करते, ये जाके कुर्सी पे बैठ जाते हैं और अपना निजी लाभ देखते हुए समाज की बात नहीं करते हैं। ठीक है, मैं द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में तो जरूर कहूंगा, उन्होंने हमेशा अपनी समाज की बात वो रख रही हैं। उन्होंने जब भी मौका मिला है, चाहे आप उनके वो सुप्रीम कोर्ट में जजों के प्रतिनिधित्व का मामला रहा हो, के नारायण साहब जब राष्ट्रपति थे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कई बार फाइल लौटाई इस बात की कि इसमें एससी एसटी का रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट के जजों में नहीं है। उसके बाद जस्टिस के जी बालाकृष्ण साहब को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया गया और उसके बाद में उनको भारत का चीफ जस्टिस भी बनाया गया। तो यो आपने कभी द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में ये कहा जा सकता है कि जब भी उनको मौका मिलता है समाज के दर्द को, समाज की आवाज को वो अपने संबोधन में रखती हैं, पूरा देश उसको देखता है। तो जो अभी आपने कहा है कि बीजेपी ऐसे लोगों को बनाती है, देखिए राजनीति में बहुत सारी चीजें हैं, राजनीति की अपनी परिभाषाएं और अपनी मर्यादाएं और अपनी आवश्यकताएं हैं, उनमें हर पार्टी अपने हिसाब से आगे बढ़ने की कोशिश करती है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि इस देश के अंदर ओबीसी के लोगों को मौका मिला प्रधानमंत्री पद पर काम करने का, सवर्ण जाति के जो क्षत्रिय समाज के लोग थे उनको भी मौका मिला, हर समाज के व्यक्ति को इस देश में प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने का मौका मिला है। इस बार 2024 में देश के लोग पहल करें, सब लोग अपना बड़ा दिल दिखाएं और जिस तरीके से 3 बार भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति के पद पर अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों को कार्य करने का अवसर दिया गया है। इस बार भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जगह शासन अध्यक्ष के पद पर भी अनुसूचित जाति जनजाति समाज के किसी व्यक्ति को कार्य करने का अवसर दिया जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ केपी चौधरी जी थे। इनका कहना है कि देश में
तमाम वर्गों को मौका मिला प्रधानमंत्री बनने का, तो इस बार दलित को मौका मिलना चाहिए प्रधानमंत्री पद के लिए। और दूसरी तरफ वहीं कहा जा रहा है बिल्किस बानो का मामला जिस तरह से उभर के सामने आया है, 11 जो आरोपी हैं उनको एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने घसीटा है और लताड़ भी लगाई है उन तमाम सरकारों को जो महिला विरोधी हैं। बात तो महिला की करते हैं लेकिन महिला विरोधी खबरें आती हैं। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। मैं एक निवेदन और करूंगा कि जो अभी पिछले दिनों मेरठ में जो अत्याचार अन्याय हुआ है उसके विषय में 10 जनवरी 2024 को प्रातः 11 बजे जो कमिश्नरी चौराहा मेरठ का, उसमें समाज के एक चौपाल समाज के लोगों को बुलाया गया है। एक समाज की सभा हो रही है, उसमें मैं सभी अनुसूचित जाति जनजाति समाज के जो हमारे भाई और बहन हैं, जो बाबा साहब मिशन को मानने वाले हैं, जो लोग मानते हैं कि समाज के साथ अत्याचार अन्याय बढ़ा है और इसमें एकजुट होकर के हम सब लोगों को अपनी एकता एकजुटता दिखा करके सरकार को ये जो अन्याय उनके खिलाफ हमको आवाज उठानी है। तो मैं उन सबको आह्वान करूंगा कि आप सब लोग 10 जनवरी 2024 को प्रातः 11 बजे जो कमिश्नरी चौराहा मेरठ है उस पर अवश्य पहुंचे और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने की पहल करें। सभी को धन्यवाद। जय विनोद।